हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों में करीब 2 दर्जन वारदातों में 981 लोगों को दहशतगर्दों ने मार डाला है। 12 मार्च 1993 को मुंबई धमाकों में 257 लोग मरे। 1 अक्टूबर 2001 को कश्मीर असेंबली पे धमाकों में 35 लोग मरे। 24 सितंबर 2002 को अक्षरधाम पे हमले में 31 लोग मरे। 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली धमाकों में 70 लोग मरे। 7 मार्च 2006 को वाराणसी धमाकों में 21 लोग मरे। 21 जुलाई 2006 को मुंबई ट्रेन धमाकों में 200 लोग मरे। 8 सितंबर 2006 को मालेगांव धमाकों में 37 लोग मरे। 18 मई 2007 को मक्का मस्जिद पे धमाकों में 13 लोग मरे। 13 मई 2008 को जयपुर धमाकों में 63 लोग मरे। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद धमाकों में 29 लोग मरे और 13 सितंबर 2008 को दिल्ली धमाकों में 21 लोग मरे। कि टेररिस्ट जो चाहते थे वो नहीं हो सका, उनको खुद एक दूसरे के मुंह पर थूकना चाहिए कि वो इन बॉम्ब ब्लास्ट के ज़रिए से चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए। लेकिन अब हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान इतने समझदार हो चुके हैं कि वो इन गंदी साजिशों के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। जिस कुरान से करोड़ों मुसलमान जीने का सलीका सीखते हैं, दहशतगर्द उसे भी अपने लिए इस्तेमाल करने लगे हैं। यूपी के 3 शहरों की अदालतों में धमाकों के बाद आतंकवादियों ने अपनी ईमेल में कहा कि कुरान की सूरह तौबा में काफिरों से लड़ने कहा गया है और वो वही कर रहे हैं। सबसे पहले तो ज़ुबान पर यह आता है साहब कि ला हौल वला कुव्वत, मतलब इतनी मुक़द्दस किताब का, इतनी अहम किताब का, इतनी ज़रूरी और इतनी मुफीद किताब का ये इस दर्जा गलत इस्तेमाल जो है, अब ये है कि इनके लिए तौफीक की दुआई कर सकते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी के साथ बहुत से शक व शुबहा, बहुत सारे अंदेशे भी आए। एक जहनियत ऐसी भी बन गई कि तमाम लोगों के लिबास और उनकी दाढ़ियाँ लोगों को खौफ दिलाने लगीं। इसकी एक वजह यह भी थी कि बहुत सारे दहशतगर्द भी वैसे ही लिबास पहनते और वैसे ही दाढ़ी रखते। लेकिन इसके पीछे एक केसरिया साजिश भी थी जो समाज में बंटवारा चाहती। दहशतगर्दी को लेके ताज़ा सुर्खियों में है यूपी का आजमगढ़ ज़िला, जहां से करीब 1 दर्जन नौजवान या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या उनकी तलाश जारी है। अबू सलेम से लेके अबू बशर तक सबके पते आजमगढ़ की किसी गली में मिलते हैं। आइए देखें आजमगढ़ से दहशत के रिश्तों की सच्चाई क्या है। कैफी आजमी के नाम पे चलने वाली कैफियत एक्सप्रेस से कुछ नौजवान बेहतर भविष्य की तलाश में दिल्ली गए थे, लेकिन दिल्ली धमाकों के इल्ज़ाम में धरे गए हैं। यहीं के दर्जन भर और नौजवानों पे भी शक है। दहशत और जुर्म की दुनिया के तमाम बड़े लोगों का पता आजमगढ़ की ही किसी गली में मिलता है। अहमदाबाद धमाकों का मुल्जिम अबू बशर बीनापारा गांव का है। अबू सलेम का घर पठान टोला में है। अदालतों में सीरियल धमाकों का मुल्जिम तारिक कासमी रानी की सराय का है। दिल्ली धमाकों में मारा गया फखरुद्दीन संजनपुर का और आतिफ सराय मीर का है। इन्हीं धमाकों में पकड़ा गया जीशान आजमगढ़ शहर का और सैफ, जिया, शकील और रहमान सराय मीर के हैं। दाऊद की रिश्तेदारी भी यहीं मेहनगर में है। यहाँ के गरीब, बेरोजगार, निराश और गुमराह मुस्लिम नौजवान अक्सर दहशतगर्दों के जाल में फंस जाते हैं। सियासी दबाव में अक्सर पुलिस मुजरिम को जान के भी खामोश रहती है। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या होगी, पुलिस के मनोबल पर इन सब चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है कि सत्ताधारी दल है या विपक्षी दल हैं, वो पुलिस की भूमिका को किस प्रकार से लेंगे। आजमगढ़ से दहशत के रिश्तों के पीछे माइग्रेशन की भी एक बड़ी वजह है। करीब 100 साल पहले इन पिछड़े इलाकों से बड़ी तादाद में गिरमिटिया मजदूर मॉरिशस, सूरीनाम, सेशल्स, फ्रेंच गायना, यहाँ तक कि सिंगापुर भी गए। 30-35 साल पहले माइग्रेशन के दूसरे दौर में तमाम लोग नौकरी करने मुंबई गए। तब आजमगढ़ में गरीब मुसलमान लड़के की अच्छी शादी इस नाम पे हो जाती थी कि लड़का बम्बई में काम करता है। इनमें से तमाम लोगों की जुर्म की दुनिया में भी पहुंच हो गई। ऐसे कुछ लोग उनके लिए, वहाँ के नौजवानों के लिए रोल मॉडल शायद बन गए बिल्कुल वो। और जैसे एक सिलसिला होता है ना कि कोई एक आदमी पहुंचता है तो उसके ख़ानदान के दूसरे लोग पहुंचते हैं, फिर उसके गांव के दूसरे लोग पहुंचने लगते हैं। दहशत का रिश्ता मजहब की गलत तालीम से भी है। आजमगढ़ में करीब 250 मदरसे हैं, जिनमें एक्शन एड ने सर्वे किया तो पता चला कि इनके 99% उस्ताद मानते हैं कि लड़कियों की पढ़ाई किशोरावस्था से पहले बंद कर दी जानी चाहिए। इनकी तंग नज़री कभी इतनी बढ़ जाती है कि उसके और दहशतगर्दी के बीच की लकीर मिट जाती है। दूसरी तरफ बेरोजगारी, निराशा और सियासी समाजी नाइंसाफ़ी इन्हें दहशत की राह पे डालती है।
उनको लगता है कि उनके वर्तमान की झोली बिल्कुल खाली है और इसीलिए वो सब अतीत के सिक्के वो सब खनखना रहे हैं। इस्लाम का जो ग्लोरिफिकेशन जिस तरह से किया जा रहा है 8th, 9th, 10th सेंचुरी के इस्लाम का, ऐसा लग रहा है कि वर्तमान का कोई विज़न उनके पास नहीं है, भविष्य का कोई विज़न उनके पास नहीं है। और इस तरह से जो गलेबल और वल्नरेबल सेक्शंस हैं उन सब का फ़ायदा वो उठा रहे हैं और वो ऐसा पाते हैं कि उनके लिए ज़मीन बिल्कुल फर्टाइल है उसके लिए। देश भर में फैले हुए करीब 30,000 मदरसे बढ़ती हुई दहशतगर्दी के साथ शक के दायरे में हैं। भगवा सोच वालों का तो यहाँ तक कहना है कि वहाँ आतंकवादियों की ट्रेनिंग होती है। आइए झांकने की कोशिश करते हैं मदरसों की दुनिया में। ऐ हमारे रब, तमाम मुसलमानों को क़यामत के दिन बख्श देना। ये अल्लाह से मुसलमानों के लिए दुआएं कर रहे हैं कि वो क़यामत के दिन जब इंसान के गुनाहों का हिसाब किताब हो तो वो उन्हें बख्श दे। ये मदरसा भी लखनऊ के उसी फिरंगी महल ख़ानदान का है जिसके मुल्ला निज़ामुद्दीन ने करीब 350 साल पहले मुल्क का पहला मदरसा निज़ामिया कायम किया। मुल्ला निज़ामुद्दीन का बनाया मदरसे का पाठ्यक्रम आज भी मदरसों में लागू होता है। इस कोर्स में तालीम दी जाती है कि बंदे को अल्लाह से कैसे ताल्लुक़ जोड़ करके रखना चाहिए, बंदे से आपस में बंदे से कैसे ताल्लुक़ जोड़ कर रखना चाहिए और अपने आपस में मिलजुल करके कैसे रहना चाहिए और एक दूसरे के हुकूक़ कैसे अदा करना चाहिए और अपने हुकूक़ के ऊपर दूसरे के हुकूक़ को कैसे तरजीह देना चाहिए। मुल्क का पहला मदरसा कायम करने वाला फिरंगी महल ख़ानदान और देवबंद के उलेमा भी जंग आज़ादी में शामिल हुए। देवबंद जाके जंग आज़ादी में उसके रोल की तारीफ़ करने वालों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इंदिरा गांधी भी थीं। देवबंद मदरसे पे डाक टिकट जारी हुआ, लेकिन बदले वक्त में दारुल उलूम देवबंद पे तालिबान से रिश्तों के इल्ज़ाम लगे। 1995 में किसी दहशतगर्द की तलाश में लखनऊ के बड़े मदरसे नदवतुल उलेमा पे पुलिस ने छापा मारा, जिस पे पुलिस अफसरों को सज़ा दी गई। लेकिन 2006 में वाराणसी धमाकों के सिलसिले में जब वलीउल्लाह को पकड़ा गया तो यही बताया गया कि वो हुजी के आतंकवादियों से देवबंद में ही मिला। वलीउल्लाह ने जाकर के अपनी पढ़ाई करी देवबंद से। देवबंद से ही ये तीनों जो विस्फोट वाले हैं, ये तीनों आदमी ये देवबंद में ही इसके साथ ये वहाँ संपर्क में थे। ये जब देवबंद पढ़ने गया था वो तीनों भी देवबंद पढ़ने आए थे। जिहादी दिमाग में उनके और इनके तरफ से भरी हुई है। मतलब पिछले कुछ वक्त से मदरसे भगवा सोच के निशाने पे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि वहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। मदरसों की बढ़ती तादाद को वो मुल्क के लिए ख़तरा मानते हैं। घनी मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मदरसे तेज़ी से बढ़े भी हैं। हालांकि पैसे वाले मुसलमानों के बच्चे इंग्लिश स्कूलों में ही पढ़ते हैं। मदरसे गरीब मुसलमानों के हिस्से आते हैं। जिनके बच्चे ज़्यादा हैं, उनका खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो उन्हें मदरसों में भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ पढ़ाई, हॉस्टल और खाना सब मुफ्त मिलता है। मदारिस जंगल में नहीं कायम किए जाते हैं, बल्कि मदारिस शहर में कायम होते हैं, मदारिस महल्लों में कायम होते हैं, जहाँ ये लोग आते हैं जाते हैं। कोई वो सब जानते हैं कि मदारिस के अंदर किस तरह की तालीम दी जाती है। और जब मदारिस को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जाता है तो एक वक्त मुसलमानों पर सख्त तकलीफ़ होती है। अपने मुल्क में मदरसे पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर या बलूचिस्तान के मदरसों जैसे नहीं हैं जहां तालिबान की हुकूमत चलती है। लेकिन ये भी सच है कि ज़्यादातर मदरसे आधुनिक और प्रगतिशील सोच से अछूते हैं। वो 3 तलाक के पैरोकार हैं। एक मदरसे से निकले मौलवी ने फतवा दिया था कि सूफ़ी के पीछे नमाज पढ़ने वालों का निकाह टूट गया। एक मदरसे के मुफ्ती ने बताया कि डबल बेड पे सोना गैर इस्लामी है। दूसरे मदरसे के मुफ्ती ने फतवा दिया कि बलात्कार के बाद इमराना का ससुर उसका शौहर बन गया और उसका शौहर उसका बेटा हो गया। तमाम मदरसों वाले उन्हें आधुनिक बनाने के भी खिलाफ हैं।